अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे इंजीनियर्स के हवाले से, टेक्नोलॉजिस्ट के हवाले से। अमूमन ये देखने में आया है कि जो बड़ी लॉ फर्म्स हैं, बड़ी लॉ फर्म से मुराद ये कि फ़ेमस लॉ फर्म्स, और फेमस लॉ फर्म्स भी वो जो कि EB1 और EB2 के केसेस ले रही हैं। अमूमन देखने में ये आया है कि वो इंजीनियर्स के केसेस नहीं लेते, या टेक्नोलॉजिस्ट्स जो कि मसलन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके केसेस नहीं लेते। उसकी क्या वजह है? उसकी बड़ी सिंपल सी वजह ये है कि सबसे पहले तो जिसने सोशल साइंस पढ़ी है उसका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होता। बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम लॉयर्स हैं जो कि सोशल साइंस के साथ अप्लाइड साइंसेस भी पढ़ते हैं। या आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर बाज़ जो टेक्निकल बैकग्राउंड रखने वाले होते हैं वो बाद में लॉ करते हैं, तो उनको इस चीज़ की पिकुलैरिटीज़ और नुआंसेस का पता होता है। और जो दूसरे होते हैं जिन्होंने थ्रू आउट सोशल साइंस पढ़ी होती है उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। पहली बात तो ये कॉम्पिटेंसीज़ की है। दूसरी बात, प्रोसीजरली अगर देखा जाए तो इस तरह की पिटीशन जिसके अंदर पब्लिकेशंस ना हों, साइटेशंस ना हों, कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली नज़र ना आ रहा हो, वो लिखना ज़रा मुश्किल होता है। और अब चूँकि पाइपलाइन के अंदर दसियों पिटीशंस आ रही होती हैं, बहुत से प्रोफेसर्स जो हैं वो अपनी पिटीशंस लिखवा रहे होते हैं, तो यूजुअली हम लोग, मैं इसमें ख़ुद को भी इंक्लूड कर रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, हम इन इंजीनियर्स को और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, या कोई जर्नल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन वाले बहुत से हैं दोस्त, उनको हम अवॉइड कर देते हैं क्योंकि उनकी पिटीशन के ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर आपके पास केसेस हों तो आप क्यों अपना टाइम जो है वो इनके ऊपर लगाएंगे जब आपके पास दूसरे नॉर्मल केसेस आ रहे हैं। नॉर्मल से मुराद ये कि एक प्रोफेसर का केस आ रहा है जिसके 25, 30, 40, 50 पेपर्स हैं और साइटेशंस हैं, और आप बड़ी आसानी से जो है वो प्रूव कर सकते हैं कि वो वेल पोजीशनड है। तो इसलिए हम सिंपली जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर से मुराद ये कि उस पर टाइम स्पेंड नहीं करते। एक और वजह भी ये है कि ये अहबाब, इनको पता होता है कि हमारी पिटीशन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, इस पे टाइम लगेगा बनाने के लिए। और ज़ाहिर बात है कि टाइम के हवाले से लॉयर्स जो हैं वो चार्जेस भी ज़्यादा लेते हैं, और ये लोग ज़्यादा पे नहीं करना चाहते क्योंकि इनके नेबरहुड में ही या इनकी कंपनी के अंदर ही किसी बंदे ने जो कि सोशल साइंस बैकग्राउंड से है या जो कि रिसर्चर बैकग्राउंड से है, उसने एक स्पेसिफिक अमाउंट पे की होती है, और ये समझ रहे होते हैं कि इसी अमाउंट के अंदर हमारी पिटीशन भी लिखी जाएगी। हालांकि जो ज़्यादा मेहनत होती है, जो उस पर ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, उसी हवाले से लॉयर्स बाज़ का जो चार्ज करते हैं, जिसको ये एक्सेप्ट नहीं करते, ये समझते हैं कि हमसे ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो दूसरी वजह ये भी होती है। अब इसकी तीसरी वजह ये है कि अगर हम उनके प्रोफाइल को देखें तो उनका प्रोफाइल भी इस काबिल नहीं होता कि हम उसको प्रेजेंट कर सकें कि ये बंदा वेल पोजीशनड है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, हम बहुत अच्छा सा प्लान भी बना लेते हैं, एंडेवर जिसको कहते हैं, हम बहुत अच्छा प्रपोज़ल बना लेते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपने ये साबित करना है कि मैं वेल पोजीशन हूँ, और वेल पोजीशन वाला पार्ट साबित करने के लिए आपके पास मटेरियल नहीं होता। आपके पास सिर्फ डिग्री होती है, और डिग्री के साथ कुछ तजर्बात होते हैं। और वो लोग जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, या जिन्होंने एक दो मुल्कों के अंदर काम किया हो, गल्फ़ के अंदर, फिर यूरोप चले गए, और फिर वहाँ से फिर गल्फ़ के अंदर आ गए, और फिर पाकिस्तान आ गए, इस तरह के लोग समझते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया और मैं जो है इसके लिए क्वालिफाई कर जाऊँगा। हालांकि उनके पास सिर्फ जॉब का एक्सपीरियंस हुआ है, उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो कि हमें वेल पोजीशनड पास्ट पार्ट को लिखने के लिए चाहिए होता है। तो बात ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, मैं इसको ज़रा मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। सिंप्लीफाई करने का फ़ायदा उनको भी हो जाएगा जो कि सेल्फ पिटिशनर नहीं है, कि अगर आप इंजीनियर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या किसी भी किस्म की इंजीनियरिंग से आपका ताल्लुक़ है, टेक्निकल बैकग्राउंड है आपका, और आप इस वीज़े के लिए क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, तो आपकी डिग्री या आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको मज़ीद क्या दरकार है? इसके लिए आपको मज़ीद मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आप अपने प्रोफाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं जो कि आपके केस को मजबूत करेंगे। उनमें सबसे पहले तो आपके पास प्रोफेशनल मेंबरशिप्स होनी चाहिए। अब प्रोफेशनल मेंबरशिप जो है वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। मसलन इंजीनियर के पास IEEE की मेंबरशिप है। अब मेंबरशिप का लेवल देखा जाएगा कि वो एक रेगुलर मेंबर है या वो फेलो है, और डेफिनेटली अगर वो फेलो है तो फिर उसके चांसेस जो हैं वो, उसका प्रोफाइल जो है उसको उतनी ही वेटेज मिलेगी। और अगर वो सिंपल मेंबर है तो वो शायद उसको
उतना जो है वो सपोर्ट ना कर सके उसकी पिटीशन को। तो सबसे पहले तो आपके पास मेंबरशिप्स होनी चाहिए कुछ। मेंबरशिप के बाद आप अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप लेटर लिखवा सकते हैं, इंडिपेंडेंट लेटर लिखवा सकते हैं। अगर अमेरिकन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो लिख देंगे ये बंदा हमें चाहिए, या इसका काम हमने देखा, या किसी प्रोजेक्ट में हमने इनके साथ कोलैबोरेशन की तो मुझे इसका काम पसंद आया। तो एक्सपर्ट लेटर्स आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हों, उनके अंदर जो नॉवल एलिमेंट्स हों उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया था और इसके अंदर ये न्यू इनोवेटिव मेथडोलॉजी या प्रोसेस जो है वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो वो आपका वकील जो है उसको जो है वो मोनेटाइज करके लिख सकता है पेपर के ऊपर। या फिर आपने क्वालिफ़िकेशंस की जो मल्टी डिसिप्लिनैरिटी है वो बनाई हो, मसलन मल्टी डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड किस तरह बना सकते हैं। आप इंजीनियर हैं, साथ आपने बिज़नेस किया हो, बिज़नेस की स्टडीज़ हों, इकोनॉमिक्स की हों, या कोई भी फील्ड हो जो आपने मर्ज की हो अपनी जो मेन इंजीनियरिंग है, तो वो एक नॉवल्टी ले आएगी आपके बैकग्राउंड के अंदर। तो उसको आपका वकील जो है प्रोजेक्ट कर सकता है पेपर के ऊपर कि जनाब ये बंदा जो है इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो बड़ा नॉवल है, जो आम अमेरिकन इंजीनियर से मुख्तलिफ है, इसलिए ये आपको चाहिए होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप इकट्ठी करके, जिसमें मेंबरशिप्स हो गए या एक्सपर्ट लेटर्स हो गए, या प्रोजेक्ट की जो आपने जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया उसके अंदर जो न्यू प्रोसेसेस या इनोवेशन जो हैं, पेटेंट्स फॉर एग्जांपल, इंजीनियर्स के लिए पेटेंट्स लेना जो है वो आजकल तो कोई काम ही नहीं रहा। पेटेंट्स, इनोवेशन पेटेंट्स जो हैं वो आपने लिए हों, या किसी के पेटेंट के अंदर आपका नाम आया हो एक दो के अंदर, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन बैकग्राउंड हो, ये चीज़ें जो हैं ये आपकी पिटीशन को जो है वो वेटेज देंगी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो केस लिख रहा है वो बंदा इस काबिल है कि इन चीज़ों को समझे, वो इस चीज़ को समझता है कि ये जो जिन टर्मिनोलॉजी के अंदर ये जो इसके अंदर नोमेनक्लेचर इस्तेमाल हुआ है उसको वो समझता है। और अगर वो समझता है तो वो इसको पेपर के ऊपर इस तरह प्रोजेक्ट कर सकता है कि आप वेल पोजीशन्ड लगें। और यहाँ पे मैं ये बात, एक बड़ी थिन लाइन है, उसको मैं कोशिश करूँगा कि मैं डिलीवर कर सकूँ इस सेंस को, वो ये कि अमूमन गलती ये कर जाते हैं कि जब वो टेक्नोलॉजीज़ की पिटीशंस लिख रहे होते हैं तो वो उसके अंदर आपको एक अच्छा वर्कर साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं। हालांकि जो वीज़ा है, न्यू नेशनल इंटरेस्ट वेवर, उसकी जो कोर है, एसेंस है, वो ये है कि आप कह रहे हैं कि मैं किसी भी जॉब में फ़िट नहीं बैठता, मुझे बुलाएं ताकि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करूं। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। तो वकील का काम, अटॉर्नी का काम ये नहीं है कि आपकी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए या आपके बैकग्राउंड को इस्तेमाल करते हुए ये आर्ग्यू कर दे कि आप बहुत अच्छे वर्कर हैं। अगर तो वो ये आर्ग्यू कर देगा कि आप बहुत अच्छे वर्कर हैं तो वो अमेरिकन कहेंगे कि फिर तुम जॉब ढूंढ लो। मसलन अगर वो कहता है कि जी मैं गल्फ़ में काम किया, मैंने नीदरलैंड में काम किया, इटली में किया, मैंने जर्मनी में काम किया, मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मेरी बड़ी डिमांड है, तो वो कहेंगे ठीक है, अगर तुम्हारी डिमांड है तो तुम यहाँ भी नौकरी के लिए अप्लाई करो। ठीक है ना जी। तो वो बंदा जो आपकी पिटीशन लिख रहा है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ये आपको ही समझ आनी है। ये इंजीनियर्स को और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट जो है ना, इनको मैं कह रहा हूँ, ये आपने जो है उस पर चेक एंड बैलेंस रखना है कि ये बंदा इसमें ये तो नहीं प्रोजेक्ट कर रहा कि जिससे ये लगे कि मैं बहुत अच्छा वर्कर हूँ। अगर तो ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं बहुत अच्छा वर्कर हूँ तो आपकी पिटीशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अमेरिकन कहेंगे कि तुम अगर अच्छे वर्कर हो तो आके तुम नौकरी करो, नौकरी ढूंढो और नौकरी करो। तो ये कुछ गुजारिशात थी। लोग नाराज़ हो जाते हैं कि यार इसने सीधा सीधा हमें रिजेक्ट कह दिया कि तुम इस काबिल नहीं हो। उसमें मैंने कुछ अपनी, या जो मैं लॉयर कम्युनिटी की जो है इन जनरल बात करूँगा, उनकी भी एक मजबूरी है कि पाइपलाइन के अंदर पिटीशंस पड़ी होती हैं और अच्छे केसेस आ रहे होते हैं, तो हमें क्या पड़ी है कि हम सस्ते के अंदर जो है वो किसी की पिटीशन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाएं। और दूसरा ये कि आपकी तरफ से भी अगर आप पे नहीं करना चाहते तो फिर आप खुद से लिख लें, क्योंकि आपकी पिटीशन के ऊपर टाइम जो है वो रेगुलर पिटीशन से ज़्यादा लगता है। तो ये तो अपनी तरफ से मैं अपनी ये समझ लें कि कोताही जो है उसकी आपके सामने जो है वो
एक्सेप्टेंस कर रहा हूँ। अब आपकी तरफ से भी जो ये चीज़ कि अगर आपने बहुत ज़्यादा ही अच्छा डाइवर्स प्रोफेशनल बैकग्राउंड लिया हुआ है और वकील कह देता है कि तुम इस काबिल नहीं हो, तो वाक़ई आप इस काबिल नहीं हैं, क्योंकि आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो कि आपको वेल पोजीशन्ड साबित करें इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट वेवर। और वो मैंने कुछ आपके सामने बता दी हैं कि आप प्रोफेशनल मेंबरशिप्स हों आपके पास, उनमें अच्छे लेवल की मेंबरशिप्स हों। अगर वह उसमें रेगुलर मेंबरशिप है तो आप उसमें सीनियर मेंबर या फेलो लेवल के हों। उसके बाद आप अपनी फ़ील्ड के एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे लिखवाएँ कि हाँ, इस बंदे का काम जो है वो यूनिक है, या इसका जो जो काम करने का जो प्रोसेस है वो नॉवल है, जिसको ये सिर्फ़ ये बंदा एग्जीक्यूट कर सकता है। आपकी फ़ील्ड के एक्सपर्ट जो हैं वो आपको रिकमेंडेशंस दें, लेटर्स ऑफ एंडोर्समेंट दें। अपने प्रोफाइल को मल्टीडिसिप्लिनरी करें। पब्लिकेशंस भी हो जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपकी पब्लिकेशंस आसान होती हैं क्योंकि आपका काम ही डाटे से है, और जिस चीज़ के अंदर डाटा हो उसकी पब्लिकेशन बड़ी आसान होती है। तो पब्लिकेशंस आप कर सकते हैं। पेटेंट्स जो हैं आप अपने जो इनोवेशन पेटेंट्स हैं या प्रोसेसेस को, या जो एल्गोरिदम्स हैं बाज़ कंट्रीज़ के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ उसके पेटेंट्स मिल रहे हैं, तो आप पेटेंट्स जो हैं वो शो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मल्टीडिसिप्लिनरी अगर बैकग्राउंड आप बना लेते हैं कि आपने कंप्यूटर साइंस के साथ साथ कोई मैनेजमेंट रिलेटेड या इकोनॉमिक्स रिलेटेड या किसी और के अंदर कुछ काम किया है, तो उन दोनों को मर्ज करके आप ये शो कर सकते हैं कि मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बहुत यूनिक है, जो कि वहाँ पे डिमांडेड है। तो इस तरह फिर आप जो है अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अर्ज़ की आपसे, कि अगर आप किसी से लिखवा रहे हैं जिस बंदे को इसकी न्यूएंसेस का नहीं पता, जिसका बैकग्राउंड नहीं है, टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, या वो इंजीनियरिंग को नहीं समझता, तो आपने ध्यान रखना है कि वो कहीं ये पटिशन तो नहीं बना रहा कि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत है और ये बंदा बेस्ट मैकेनिकल इंजीनियर है क्योंकि ये इतनी जगहों पे काम कर चुका है। तो अगर आप इस तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं तो आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे कि अगर हमें बहुत ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर की ज़रूरत है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत है, और ये बंदा इसकी स्किल्स डिमांडेड है पूरी दुनिया के अंदर, तो ये जॉब ढूंढे और जॉब के लिए अप्लाई करे, और जॉब के ज़रिए जो है वो H1B वीज़ा या कोई और जो है वीज़ा जो है, या EB2 की ही एक जो है उसके अंदर है ऑप्शन कि आपको एम्प्लॉयर जो है वो बुला सकता है, इनवाइट कर सकता है, तो वो उसके थ्रू आए। फिर इसको नेशनल इंटरेस्ट वेवर क्यों चाहिए? तो ये मैं कुछ अपनी आसानी के लिए भी, ताकि जो दोस्त अब सीवीज़ भेज रहे हैं, अब तो हम सीवीज़ की असेसमेंट नहीं कर रहे क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो कर दी हुई है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो पता चल भी चुका है। तो अपने लिए भी बना रहा हूँ ताकि अगर कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई बंदा हमसे रब्ता करे तो उसको हम ये शेयर कर सकें, और जनरल पब्लिक के लिए भी जो है, और सेल्फ पिटिशनर्स के लिए भी, अगर वो समझते हैं कि उनका प्रोफाइल इस काबिल नहीं है तो वो उसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।